फिर पता लगता है हमारा कोई अच्छा सा बच्चा एंजल प्रिया बन के बैठा हुआ है, तो वो भी प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोलता बच्चों को, in spite of all the evil in social media, strongly I believe it is a very good platform of connecting the people. और मेरे पास अपनी बात को कहने के certain reasons होते हैं। हम 1984 में इंटर पास हुए थे, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों से नहीं मिले, कुछ लखनऊ चले गए, कुछ बाहर चले गए, हम लोग अपना अलग चले गए, कुछ इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ PMT में चले गए। फिर 2010 के आसपास सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ढूंढा और वो 30-32 साल बाद भी मिलने आए, 25 साल बाद मिलने आए। तो थैंक यू मार्क जुकरबर्ग। मैं क्यों बोलूँ सोशल मीडिया खराब है? हमारा टाइम मोबाइल नहीं होता था ना, टेलीफोन होता था ऐसे वाला यहाँ से। तो मैं तो सोशल मीडिया को बहुत अच्छा माध्यम मानता हूँ। अब सिर्फ समस्या ये है कि हमारे बहुत सारे अकाउंट्स हो गए, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और नहीं वो बच्चों वाला तो बहुत सारा आ गया, फिर उसकी क्या बात करें, ठीक है, बहुत सारे हैं उस पर कनेक्टिंग के पास। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि मैं टाइम मिनिमाइज करो, 1 घंटे से 2 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए टाइम। इससे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड मत करो। लेकिन सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बच्चों का, मिलो जरूर बच्चों से। और मैं कनेक्ट करता हूँ बच्चों को बजाय सोशल मीडिया के फ्रेंड से, रियल लाइफ फ्रेंड से मिलो। रियल लाइफ फ्रेंड के साथ हम इमोशन शेयर करते हैं। जैसे मैं अगर आपके साथ घूमने जा रहा हूँ या आपके घर पे बैठा हूँ, आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपके साथ चाय पी रहा हूँ या कुछ ब्रेकफास्ट शेयर कर रहा हूँ, तो हमारे इमोशंस भी शेयर होते हैं। सोशल मीडिया पे सिर्फ वर्ड्स जाते हैं, इमोशन शेयर नहीं। रेदर दैन हैविंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, बिलीव द फ्रेंड्स व्हाट एवर यू हैव इन योर रियल लाइफ। रियल लाइफ में हमारे 4 फ्रेंड हो, वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे पास 4000 फ्रेंड। गेटिंग? मिनिमाइज द टाइम विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के साथ टाइम अपना कम से कम करो, 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम है हर हाल में, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। हर वो व्यक्ति, मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बीइंग एन एजुकेटर, मैं एक अच्छा एजुकेटर हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज के दिन में हर वो व्यक्ति जो 10-15 घंटे मोबाइल यूज कर रहा है दिन में, जिसकी आंखें मोबाइल पे लगी हुई हैं, आप यकीन मानो अगले 10-15 साल में आप पागल होने वाले, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो मिनिमाइज द मोबाइल स्क्रीन टाइम, जितना कम कर सकते हो उतना बेहतर है। नेक्स्ट, वो 6.5 घंटे की प्लानिंग कैसे हो? 5 सब्जेक्ट हमारे पास है, तो हर सब्जेक्ट को हम लगभग 40 to 45 मिनट्स दें। बेसिक थॉट ये है कि जितनी देर क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उतनी देर उसको घर पे भी पढ़ाएं। बेहतर थॉट्स ये हैं कि कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जाने वाला है कल, आज आप उसको घर पे एज ए स्टोरी पढ़ लें। आई गारंटी यू आपको अगले दिन वो सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आने वाला है। आप घर से उसको एज ए स्टोरी पढ़ के जाइए, नहीं समझ आ रहा है टीचर समझाएंगे ना अगले दिन, क्या इशू है। लेकिन 40 मिनट अगर कोई सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाया जाता है तो कोशिश करें कि 40 मिनट वो हम घर पे भी पढ़ें सेम डे। रोज का काम रोज खत्म करने की कोशिश करें, लिंगाराम नहीं करें। होता क्या है कि किसी दिन हम सोचते हैं कि संडे को हम तो 5 घंटे पढ़ देंगे और बाकी दिन 2 घंटे पढ़ के काम चला देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके जो आवर्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। अभी जाना शुरू हो रहा है, कितने बच्चे रजाई में बैठ के पढ़ते हैं? आप लोग ऐसे करके दोनों लोग, कितने बच्चे रजाई में बैठ के पढ़ते हैं? बस इतने सारे। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ये बड़ी खराब स्थिति है, इसको बंद करो। हालांकि मैं गलत टाइम पे सलाह दे रहा हूँ, गलत टाइम पे सही सलाह दे रहा हूँ। अगर पॉसिबल है तो घर में अपना एक कोना ढूंढो, वहाँ पे एक टेबल लाओ, चेयर लगाओ, उससे बैठ के पढ़ो। कपड़े पहनो, जूते पहनो, एक चादर भी ओढ़ के बैठो, लेकिन टेबल चेयर पर बैठो। ठंड है, थोड़ा मुश्किल है। एंड यू स्टार्ट रीडिंग विद द पेजेस। हाउ लॉन्ग यू कैन गो इन द वन गो? वन गो मीन्स एक सेटिंग में हम बैठे अभी। पहली बात तो हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं? 15-20 मिनट बाद तो हमारा फिर शरीर दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, है ना, कि चलो लेट जाए। 15-20 मिनट बच्चों को बेचैनी होने लगती है। आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएशन करो
कि आज हम 20 पेज पढ़ रहे हैं, तो 20 पेज पढ़ने में कितनी देर लगे हमें? 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, आधा घंटा लगा, 40 मिनट लगे, लेकिन एक सिटिंग में हमने 20 पेज पढ़े। तो इससे क्या होने वाला है, मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने योद्धा तैयार कर रहा हूँ। हमने क्या बोला था, क्लास 11 में बुक कितनी पढ़ी है? 1300 पेज की मॉडर्न फिजिक्स। तो जो बच्चा 20 पेज नहीं आज पढ़ सकता है क्लास 9th में, तो 1300 पेज की किताब कैसे पढ़ेगा क्लास 11 में? तो मैं तो अपने सैनिक तैयार कर रहा हूँ, आज से शुरू करो। एक बार में कितने पेज पढ़ सकते हैं हम? 20 पेज पढ़ सकते हैं, 30 पढ़ सकते हैं, 40 पेज पढ़ सकते हैं सिटिंग में, 50 पेज पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी रीडिंग हैबिट बढ़ती है, कमांड बढ़ता है। तो जितनी जल्दी हो सके ये रजाई वाला सिस्टम बंद करो, ठीक है? सिलेबस अकॉर्डिंगली विद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस समझा दिया मैंने तुम्हें। कितने चैप्टर्स हैं, कितने एक्सरसाइजेस हैं, लिखो उसको, उसके अकॉर्डिंगली देखो कि कितना टाइम लगने वाला है हमें। कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं, वो 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, उनको 4 दिन भी चाहिए। तो जब आप लिख के प्लान करोगे तो 3 दिन हमने एक चैप्टर के लिए बोला था, तो जो एक दिन एक चैप्टर से मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा, वो अगले चैप्टर को दे। ये तब हो पाएगा जब आप लिख के अपना काम करो। एंड लर्न टू यूज सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई वेबसाइट कितने लोग यूज करते हैं आप लोगों में से? कितनों पता है कि सीबीएसई कोई वेबसाइट भी हमारा सिलेबस भी है उस पर? अच्छा, इतने बच्चों को पता है? वेबसाइट पता है, यूज नहीं करते। यूज कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता यूज। अच्छा, करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। दिलीप जी कहाँ हो? यही सर। देखो, ये सीबीएसई का हमारा पहला पेज खुला हुआ था, इसमें सीबीएसई एकेडमिक्स पे जाना होता है। वापस आना है, कैसे आएंगे हम? डायरेक्ट। कोई बात नहीं, इसमें मुख्य वेबसाइट ही है परिणाम, और एक है यहाँ पर एकेडमिक की साइट है, ये देखो, ठीक है? एकेडमिक वेबसाइट, आपका काम इससे चलना है। यस सर। जैसे भी आपको पता नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पता नहीं होता। बोर्ड में जैसे मैं पढ़ाता था तो बच्चों को बोल देता था ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बच्चे कहते हैं सबको कैसे पता है? सबको ऐसे पता होता तो वो बता रहे हैं आप। इसमें सर्कुलर्स पब्लिकेशन कैरिकुलम, यहाँ कैरिकुलम पे जाएंगे ना, अभी 23-24 चल रहा है, 23-24 सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है? ये सेकेंडरी कैरिकुलम 9-10 मैंने बताया था एक साथ चलता है। तो पहले बात की थी ना हमने, 9-10 एक साथ होता है, 11-12 एक साथ होता है, 9-10 आपको एक साथ होता है, ठीक है? इनिशियल पेजेस हैं हम लोगों के लिए, ठीक, कैसे सिलेबस प्लान करना है, कैसे स्कूल चलाना है, एग्जाम, सारी चीज़। लैंग्वेज आपको पता है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश संस्कृत पता है, कुछ और पता है? सीबीएसई कितनी लैंग्वेज पढ़ाता है, कुछ आइडिया है? नहीं, टोटल कितनी पढ़ाता होगा? चलो 4 हो गई, और 5 कितनी हो गई? 30 के आसपास पढ़ाता है लैंग्वेज। देखना है इसमें मेन सब्जेक्ट्स आपके यहाँ है मेन सब्जेक्ट। चलो मैथ्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। ये मैथ्स का सिलेबस है पूरा। इसमें अच्छी बात ये है कि आपको ये भी पता होता है कि यहाँ पे किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, वेटेज ऑफ मार्क्स है तरफ से। जैसे नंबर सिस्टम है आपका, टॉपिक 10 नंबर सिस्टम में क्या आता है? रियल नंबर्स आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, इसमें ये अलजेब्रा की यूनिट है, ये कितना मार्क्स है, सो इंक्रीज करना यस सर, कर पाएंगे बस, ठीक है? अब दिख रहा है थोड़ा सा? तो यहाँ आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसके अंदर चैप्टर्स कितने होंगे यहाँ दिए होता है, ठीक है? तो सारा सब कुछ दिया था। रियल नंबर्स ऐसे है एक चैप्टर, रियल नंबर्स आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। ये टोटल में है जब हम लोग पूरा जहाँ सिलेबस करते हैं। तो ऐसे 10th का भी आगे दिया हुआ है। वैसे 10th में पेपर पढ़ना तुम्हारे लिए आसान है, इससे मेरे को लगता है मेरे टाइम में एजुकेशन कठिन थी, तुम्हारे टाइम में आसान है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प यू। आज के समय में टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही ना। ये सिलेबस दिया होता है सारा पूरा, बुक्स ही प्रेस्क्राइब दी होती हैं। हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ाते हैं। ये यहाँ पर सिलेबस है पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में भी क्लियर होता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं, टाइपोलॉजी ऑफ पेपर क्या हो वो भी क्लियर होता है। जैसे 10th में बात करें हम लोग, 10th तो 10th के बोर्ड एग्जाम में सारी चीजें प्री डिसाइड होती हैं। मतलब वहाँ पे टीचर की मर्जी नहीं होनी है, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए, दूसरे से कम पूछा। वो प्री डिसाइडेड है कि बोर्ड पेपर किस तरह से आएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, सारे मार्क्स डिसाइड होते हैं, चैप्टर डिसाइड होता है। यहाँ लिखा होता है कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन मींस वही हमने बात की थी टॉपिक। जैसे बात की थी कि हमने कि सिलेबस क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स। क्वेश्चन नहीं पता होता है कौन सा है, क्लियर हुआ? वैसे यहाँ सारी चीजें लिखी होती है।
इसको डाउनलोड कर लो, इसी पीडीएफ अपने पास रखो, इस पे वर्क करो, काम आएगा सारा। ठीक है, सारे चैप्टर्स में डिसाइड है सब चीजें, क्या कौन सी थ्योरम आनी है, क्या कंटेंट है, सर्विस का जैसे है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था इस साल, तो बच्चे मेरे पास आया तो 3 ट्रायंगल बन रहे थे क्वेश्चंस के, तो मैंने उसको बोला ये वाला क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। उसने सर को कैसे पता, तो मैंने कहा मुझे इसलिए पता है, यहाँ सिलेबस बोर्ड डिसाइड करता है और बताता है, यहाँ सिलेबस बोर्ड डिसाइड करता है, बताता है इसमें एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सिलेबस में है, ठीक है, और यहाँ लिखा होगा कि इन्वॉल्विंग 2 ट्रायंगल्स राइट डिस्टेंस प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल्स, ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हम इसके बेस पे कह देते हैं कि 3 राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है भाई, वो नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका सिलेबस यही है, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग नॉट मोर देन 2 राइट ट्रायंगल्स, ऐसे ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड हियर, यहाँ सारी चीजें डिसाइड है। आप यहाँ पर मैथमेटिक्स का पेपर भी डिसाइड है कितने परसेंट मार्क किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेमोरी बेस कितने हैं, प्रैक्टिस बेस कितने हैं, एप्लीकेशन बेस कितने हैं, वो भी सारी चीजें डिसाइड होती हैं, एप्लीकेशन कितना है, एवल्यूएशन कितना है। और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जो होता है, पेन पेपर टेस्ट, इंटरनल मार्क्स आते हैं 20 ना बोर्ड को, अगले साल भी हम लोग इंटरनल मार्क्स देंगे आपको 20 बोर्ड के लिए, वो भी यहाँ से डिसाइड होते हैं। पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, आपके जो रिविजन टेस्ट चल रहे हैं, पोर्टफोलियो आप एक फाइल लिखेंगे, और लैब प्रैक्टिकल्स जो आप लैब प्रैक्टिकल फाइल करेंगे उसमें 20 मार्क्स इस तरह से डिसाइड होते हैं। 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर आता है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल डिसीजन होते हैं, ठीक है। बुक्स भी प्रेस्क्राइब होती हैं, आगे दी होती गई बुक्स, जैसे है ना कि हम कौन सी बुक्स पढ़ाएं, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक 9 एनसीईआरटी पब्लिकेशन चलती है, 9 की भी 10 की भी, क्लियर है। कमेंट बता रहा हूँ 9-10 कमेंट, गाइडलाइंस, लैबोरेटरी मैनुअल, मैथ्स की प्रैक्टिकल है ना उसमें, और एग्जाम्पल बुक आती है एनसीईआरटी। ये हम लोग अगले साल से हटा रहे हैं, इसको ऑप्शन में डाल रहे हैं। अभी हम आपको दोनों बुक्स मिलेंगे ना इस साल 9 की, नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ईयर हमने सिर्फ ये बुक रखी है 10 बस, एनसीईआरटी। सेकंड बुक RS अग्रवाल या RD शर्मा जो भी है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपको RD शर्मा पढ़नी है RD शर्मा पढ़ो, आपको RS अग्रवाल पढ़नी है RS अग्रवाल पढ़ो, आपको एग्जाम्पल पढ़ना है एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है। हम लोगों ने एक ही बुक प्रिस्क्राइब की है नेक्स्ट ईयर, कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम, कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग विद दैट। हम लोग सिलेबस पे, बुक्स पे, स्कूलों पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको चेंज समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से CBSE की साइट को यूज करना शुरू करो जितना कर सकते हो। ये मैथ्स एग्जाम में था, आपको सारे मिल जाएंगे, जैसे मैथ्स का था ना यहाँ, आपको सारे मिल जाएंगे सब्जेक्ट, साइंस का भी है, सोशल साइंस का है, ठीक है। इनको यहाँ से डाउनलोड कर लो अपने पास अभी से। 9th तो क्लियर होने वाला है, 10th की तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। 9th क्लियर होने वाला है, 10th की तैयारी आपकी हो जाएगी। उससे क्या होता है, आपका एक माइंडसेट बनता है कि इन व्हाट वे वी हैव टू वर्क। और ऐसे ही बोर्ड की क्लास में जब जाओगे, बोर्ड में जाओगे यहाँ पर, तो पिछले साल के पेपर्स भी दिए होते हैं, जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, मतलब बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पहले बताता है। जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आएंगे क्लास 10 के, इसमें सबके क्वेश्चन पेपर हैं और उनकी मार्किंग स्कीम भी है। मार्किंग स्कीम इसलिए देते हैं, जैसे अभी आप लड़ते हो ना अपने टीचर से कि सर हमने तो पूरा लिखा था, सर नंबर कम दिए, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, तो नंबर कम क्यों दिए, सर की वो दुश्मनी थोड़ा ना है वो आपसे, तो पेपर बताता है। जैसे इसमें अगर हम मैथ्स की बात करें, जो मैं समझा पाऊंगा थोड़ा, है ना, मैथ्स की बात करें हम लोग, इसका क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे सारे दिए हुए हैं, और ऐसे इसका यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम भी दी हुई, ठीक है, मार्किंग स्कीम भी दी हुई। तो मार्किंग स्कीम बताते ही अगर ये आंसर आ रहा है तो उसको पूरा नंबर दो, होम साइंस से भूल गए तो बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर सारा चाहिए। बाकी अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ, तो इसमें बताते हैं कि अगर आपने इतना लिखा हुआ है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आपने अगर ये भी वैल्यू निकाल दी है तो आपको हाफ नंबर और मिलेगा, आपका आंसर सही आ गया तो हाफ नंबर और मिलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टेप वाइज मार्किंग। इस स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, उनको 0 नहीं मिलता। हमारे टाइम में क्वेश्चन गलत हो गया तो 0 मिलता था, आपको 0 नहीं मिलता। तो बच्चों को सिखाते हैं कि व्हाटएवर यू नो अबाउट द क्वेश्चन एटलीस्ट यू राइट इन द पेपर। आपको क्वेश्चन का कुछ भी आता है तो लिखाओ, खाली छोड़ के मत आओ। खाली छोड़ के आओगे तो 0 मिलना ही है, नॉन अटेम्प्ट हो गया। कुछ लिख के आओगे तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि एटलीस्ट सम मार्क्स कैन गेट। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, अब किसी ने गिवन लिख दिया, इसमें टू प्रूफ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, फिगर बना दी, तो आप देखो उसको आधार पर मिल जाएगा। देखो ना, किसी ने इतना लिख दिया है, फिगर बना दिया तो हाफ मार्क मिल जाएगा। फिर सॉल्यूशन किया उसका, अकॉर्डिंगली हाफ हाफ हाफ,
2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी है वो मिल जाएगा। सर हाँ बोलो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में गिवन लिखने पे उसकी स्टेप वाइज मैचिंग होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन वो एज पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन की लेंथ क्या है, क्वेश्चन की लेंथ क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है तो कितने नंबर मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। साइंस का देखिए उसमें क्या इशू है, बच्चे सब हम दिखाई रहे, बच्चों को समझा ही रहे हैं हमको। साइंस पढ़ो इसमें, मेरा थोड़ा सा आई साइड का प्रॉब्लम है, साइंस दिख रहा है इसमें कहीं? फर्स्ट देखो इसको मार्किंग इसमें साइंस में बिल्कुल होती है। वन वर्ड आंसर में तो पूरे नंबर मिलना है, ठीक है। बाकी अगर कहीं कोई न्यूमेरिकल है फिजिक्स का देखो उसको, जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल है आपके 2 मार्क्स का है, तो अगर हमने इसका रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं तो 0.5 मार्क्स है, उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है तो 1 मार्क्स है, ऐसे ही 2 मार्क्स रहते हैं, ऐसे सब में रहता है, ठीक है, सब में रहती है ये चीज़, ऐसा कोई इशू नहीं है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है इसीलिए बच्चे बेनिफिट हो सकें, ठीक है। और हम लोग क्या कराते हैं, अभी नेक्स्ट ईयर फाइनल में प्लान कर रहे हैं हम कि अपने टीचर्स को यहाँ पर भी हम मार्किंग इसके साथ पेपर्स दें, सो दैट दे कैन हैव द बेटर एवैल्यूएशन, ठीक है, क्लियर। ये तो हमारे बच्चों को लगी गया, इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे आने के बाद चीज़ें तो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही नहीं है, ग्रेजुअली वी आर ऑन द इम्प्रूवमेंट पाथ, कंटिन्यूसली हम वर्किंग काम कर रहे हैं हम लोग उस पर, चीज़ें हमारी ठीक हों, स्कूल अच्छा चले हमारा, बच्चे अच्छे से रहें, ठीक है। तो जस्ट वाइंड अप करें इसको आज। तो आज का सेशन इसलिए था कि नेक्स्ट ईयर आपकी तैयारी हो रही है 10th की, ये सारी बातें इसलिए की मैंने, ठीक है। आई होप यू शुड बेनिफिटेड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो जस्ट कंक्लूजन क्या आएगा फिर आज का, प्लान करें, मनगढ़ंत विचारों से बचें, लिखना शुरू करें, 4.5 आवर्स 4.5 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए, ठीक है। और एज पर सिलेबस डिसाइडेड जितना असाइनमेंट मिलता है उसको रोज का रोज खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन नया दिन कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। अपने वर्किंग आवर्स पढ़ाएं, जैसे 200 पेज की किताब थी तो हम 40 मिनट पढ़ते थे, अब 4 किताबें होंगी तो हमें 4 गुना पढ़ना चाहिए, अब एक सब्जेक्ट हमारा कम से कम 2 घंटे पढ़ना चाहिए, क्लियर है बस। और मोबाइल का टाइम मिनिमाइज करना है, खत्म नहीं करना है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, सर हमने केबल कनेक्शन कटवा दिया है, आते हैं मेरे पास, तो मैंने अच्छा काम किया कोई आपने, सर वो बच्चे को हमने मोबाइल छीन लिया उनका, वो अच्छी बात नहीं, वो बच्चे की आत्मा तड़पती रहती है भाई कि मेरे दोस्त का मैसेज आया हुआ है ना, वो नहीं करना होता है, मना करता हूँ पेरेंट्स को मैं, मिनिमाइज करना है, यूज वाइजली, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वी हैव, यूज वाइजली, स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना है, खत्म नहीं करना है, क्लियर है। 2 घंटे से मैक्सिमम टाइम, 2 घंटे से जितना कम कर सको, 1.5 घंटे कर सको, 1 घंटे कर सको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट इससे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, ओके। एनी डाउट्स यू हैव, इतनी सारी बातें की, किसी को कुछ समझ नहीं आया, सर ये वाला थॉट समझ नहीं आया, फिर से बताइए, चलो बताओ, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। मैं सारे सब्जेक्ट से बात करता हूँ, जिन विषयों पे कोई बात करना पसंद नहीं करता मैं उन विषयों पे भी बात करता हूँ, अपने बच्चों की सारी प्रॉब्लम सुनता हूँ, जिस सब्जेक्ट को जिस वहाँ पे टीचर्स उनके डांट देंगे, अगर आप कुछ ऐसी बात पूछ लेंगे मैं वो भी सुनता हूँ, ठीक है। फ्रीली आस्क, एनी क्वेश्चन यू हैव? नो, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास? अच्छा सर प्लीज। सर जैसे कि कोई छोटा सा टॉपिक है, उसमें 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया और सर लेकिन उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सर उसमें कहानी बना कर नहीं लिखने से टीचर्स बोलते हैं, तो कैसे उसमें करें? बिल्कुल अच्छी बात है, कहानी बना के कभी नहीं लिखना होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा उसका आंसर देना होता है। अगर मुझसे पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मेरा नाम राजीव कुमार शुक्ला है, मैं नहीं बताऊंगा मैं प्रिंसिपल हूँ सेठ हमारे जबरिया स्कूल, क्लियर। अगर आपसे पूछा गया है कि आपका घर कहाँ है, तो आप एड्रेस बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे मेरे घर में 4 कमरे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो आपको एवेल्यूएट नहीं करता, एग्जामिनेशन उस क्वेश्चन को एवेल्यूएट करता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आंसर को एवेल्यूएट करता है, आपको एवेल्यूएट नहीं करता, सिस्टम को एवेल्यूएट नहीं करता। तो ऑलवेज राइट टू द पॉइंट आंसर। अगर आपका आंसर 1 लाइन में खत्म हो रहा है तो 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भावार्थ नहीं है कि इसका व्याख्या सहित समझाइए, वहां आप लिखिए जम के, जहां से कहा जाता है ना कि इसको उदाहरण सहित समझाइए, इसको विस्तृत रूप में समझाइए, लिखिए विस्तृत। लेकिन जहां पे आपसे पिन पॉइंट आंसर पूछा है
नेम द लाइटेस्ट मेटल, उसका आंसर सिर्फ हाइड्रोजन ही है, उससे आगे लिखना ही नहीं है कुछ। क्लियर? चलिए अगर ज़्यादा नंबर का आगे से 4 5 ना वो आपका अपना परसेप्शन है ना, जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसको पता होता है। ये लेवल पे जूनियर लेवल पे गलतियाँ हो सकती हैं, ये बोर्ड लेवल पे गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है? ये हमारे लेवल पे गलतियाँ हो सकती हैं, टीचर्स ने एक बार पूछ लिया, नहीं ध्यान दिया, है ना? ये हायर लेवल पे गलतियाँ नहीं होती हैं। और सर जैसे कि हम लोग 11th के बाद अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो जैसे कि हमने बायो चूज़ किया तो उसके साथ फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बायो चूज करते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, एक लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश हो गई यहाँ पे, कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अपने स्कूल में हम लोग चला रहे हैं हिंदी पब्लिक PHE पब्लिक कंप्यूटर साइंस। आपके बायो के कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हैं, ऐसे ही मैथ्स के कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं, कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस अकाउंटेंसी हैं। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा एक आपकी लैंग्वेज होती है और एक 5वां सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, ठीक है? कब हम लोग को बस सिंगल सब्जेक्ट मतलब सिर्फ बायो पढ़ना है? सिर्फ बायो पढ़ने को मिलेगा BSc के बाद MSc में। MSc सिर्फ बायोलॉजी से होती है। जब आप BSc में जाएंगे वहाँ भी 3 सब्जेक्ट होंगे, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। फिर आप बॉटनी में स्पेशलाइजेशन करेंगे 3rd ईयर में, फिर उसी 3rd ईयर वाले सब्जेक्ट से आप MSc में जाएंगे, फिर उसी में आप रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है? MSc सिंगल सब्जेक्ट में होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, और BSc माने ग्रेजुएशन 3 सब्जेक्ट में होता है, जिसमें हमें एक सब्जेक्ट चुनना होता है फाइनल ईयर में, ठीक है? और अच्छी बातें पूछ रहे हैं बच्चे, ठीक है? आई थिंक मोर। हाँ टाइम नहीं बढ़ पाता सर, टाइम नहीं बढ़ता सर पढ़ने का सर, टाइम नहीं बढ़ पाते सर बढ़ पाता है, अच्छी बात है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है ये। देखो बेटा, हर असफल और हर सफल आदमी की ज़िंदगी में सिर्फ 24 घंटे होता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन दिनों में क्लास 10th के लिए बुक लिख रहा था, मैंने क्लास 10th पे 4 किताबें लिखी हुई है। आप हैरान हो जाओगे कि आई वॉज टीचर इन माई स्कूल, आई हैव टू स्पेंड 6.5 hours to the school. After that I am taking tuitions 4 hours. I am having a family, I am having a kid, but still I am doing all the work. तो उन दिनों तुम्हें जान के हैरानी होगी, शायद 5 बजे मैं पूरा अपना जीन्स जैकेट जूते पहन के लैपटॉप पे बैठ जाता अपना, और 5 to 7:30 2.5 घंटे लगभग मैं सुबह काम करता था। 7:30 आई गो टू स्कूल, फिर 8 से स्कूल था 2 बजे तक, मुझे वापस आना, आधे घंटे का ब्रेक, 4 घंटे ट्यूशन, 8 o'clock आई फिनिश, और फिर 8 o'clock के बाद थोड़ी देर मैं रिलैक्स करता फैमिली के साथ, बच्चे से बात ही, और अगेन जस्ट खाना खाने के बाद कोशिश रहता है 1 घंटा मैं और दे सकूँ। तो ये हमारे सिर्फ अपने चार्ट के ऊपर होता है कि हम टाइम निकालें कहाँ से, है ना? जैसे सुबह हम लोग 6 बजे तक सोते हैं तो हम 8 घंटे नींद लेते हैं, 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, बट व्हेन यू ट्राई हार्ड फॉर दैट देन इट विल कंप्लीटेड। तो 1 घंटा हम सुबह निकाल सकते हैं, उस 1 घंटे को हम पढ़ सकते हैं। बाकी हम थोड़ी देर क्या करते हैं, बच्चे नहाने जाते हैं, फिर वो अपना थोड़ी देर बाल्टी पानी पिलाते हैं, थोड़ा समय लेते हैं ना, तो सारा समय लेना बंद करिए, आराम से खाने खाते पीते हैं, टहलते हैं, फिर काफ़ी तो समय ख़राब करना बंद करिए। देखिए हम समय कहाँ से निकाल सकते हैं। शाम को यहाँ से जाने के बाद अगर हम सो जाते हैं तो कोशिश करेंगे अगर हम 1 घंटा सोते हैं तो आधे घंटे में एक झपकी लेके काम चल जाए हमारा, है ना? तो समय निकालना पड़ता है, समय होता नहीं है, समय होता नहीं है, हमें उसी शेड्यूल में से समय निकालना पड़ता है अपने। तो कोशिश करो कि हम कहाँ से समय निकाल सकते हैं, कहाँ हमारा समय खराब हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, 2 घंटे अगर हम मोबाइल चला रहे हैं, अगर हम मोबाइल का टाइम 1 घंटा कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, हमें दोस्तों से हम रिलेट हो जाएंगे, वो 1 घंटा हम पढ़ने के लिए यूज़ कर लें। तो ऐसे ही समय निकालना पड़ेगा, ठीक है? खाने के बाद जैसे आजकल रजाई अच्छी लगती है, खाना खाया टाइम को टीवी देखना है, टीवी देखने का टाइम मिनिमाइज कर लो। भाई हमें बहुत सारे सीरियल्स अच्छे लगते हैं, मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलता आप टीवी मत देखो, आपको 4 सीरियल अच्छे लगते हैं आप 2 देख लो, 2 का टाइम बच जाएगा। आपको 2 अच्छे लगते हैं आप 1 सीरियल देख लो, 1 का टाइम बच जाएगा, है ना? तो ऐसे ही समय निकालना पड़ता है हमें, समय होता नहीं है, ठीक है? तो ट्राई टू गेट द टाइम, हम कहाँ से समय निकाल सकते हैं, क्योंकि थॉट ऑफ द डे क्या है कि हर सफल और असफल व्यक्ति के जीवन में सिर्फ 24 घंटे, ठीक है ना? नेक्स्ट, कोई बातें नहीं बच्चों के पास? अब यहाँ से निकल के घर तक कितनी सारी बातें करेंगे वो पता नहीं। सर आज सर ने ऐसे कहा, सर ने ऐसे कहा, कुछ नहीं, बेल भी हो गई है ना? दैट्स ऑल, फिनिश करें? तो मेरी बातों को सोचिएगा जरूर आज सोने से पहले। जब आज सोने जाइएगा तो थोड़ी बातें याद जरूर करिएगा, सर ने ये बातें कही थी, हो सकता है उनसे कोई बात आपको कहीं समझ आए
तो कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आए उससे, ठीक है। और सबसे अंत में मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ जो स्टेज से भी कई बार सुनी होगी आपने, कि विद्यार्थी जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम नंबर पास। बस ये याद रखना हमेशा, अपनी परीक्षा को अधिकतम अंकों में उत्तीर्ण करना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आपकी लाइफ का। बस बाकी सारी चीज़ें इसी थॉट से आ जाएंगी, बाकी सारी बातें जीवन की वो इसी एक थॉट से आ जाएंगी। जब हम अपनी परीक्षा को अधिकतम अंकों में उत्तीर्ण करने की कोशिश करोगे ना, तो टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, समय भी निकलेगा, है ना, तो 4.5 घंटे में निकलेंगे, सारी बातें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। आपने अच्छे से सुना मुझे, ठीक है, थैंक यू।